हाँ जी, कैसे हो सारे? सब बढ़िया। माई सेल्फ अमन अग्रवाल। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए सीए फाइनल एएफएम का एक नया चैप्टर, दैट इज डेरिवेटिव्स फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। समझते हैं ये चैप्टर में हमें क्या सीखना है, व्हाट इंस्टीट्यूट वांट्स अस टू लर्न एंड हाउ टू सॉल्व द सम्स फॉर दिस डेरिवेटिव्स। बहुत इजी चैप्टर है, आराम से बैठो एंड सी दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला हमें समझना है, डेरिवेटिव से दो चीजें समझनी है। पहला है व्हाट इज डेरिवेटिव्स, इंट्रोडक्शन। डेरिवेटिव्स में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स। ये हमें समझना है, व्हाट आर दिस थिंग्स। सेकंड, इसका प्राइसिंग। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का ओनली यहाँ पे हम लोग को फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का प्राइसिंग समझना है। स्वैप्स का हल्का फुल्का है, वी नीड टू लर्न दिस। नहीं तो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स दिस इज अ डिफरेंट चैप्टर। समझ आया? ठीक है। और हमें समझना है हाउ टू हेज यूजिंग फ्यूचर्स। ठीक है, व्हाट आर फॉरवर्ड फ्यूचर्स एंड उसको लेके हेज कैसे आप कर सकते हो, ये हमें समझना है। बट उसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि डेरिवेटिव्स होते क्या है, पहले वो समझते हैं। व्हाट आर डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग दो चीज समझेंगे। पहला है डेरिवेटिव्स क्या होता है, सेकंड है फॉरवर्ड वर्सेस फ्यूचर्स क्या होता है। व्हाट आर फॉरवर्ड, व्हाट आर फ्यूचर्स, वो हम समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं डेरिवेटिव्स क्या होता है। ठीक है, डेरिवेटिव्स। 2 मिनट ये वर्ड पे टाइम दो अपना। बताओ, डेरिवेटिव, डेरिव डेरिवेटिव, डिराइव। अगर मैं इसको तोड़ दूं, डिराइव आता है, करेक्ट। अगर मैं एकदम सिंपल में बोलूं तो डिराइव आता है, मतलब इट इज डिराइविंग समथिंग, करेक्ट। कहीं से इसको कुछ वैल्यू मिल रहा है। डिराइव करना मतलब वैल्यू करना, कहीं से कुछ वैल्यू इसको मिल रहा है। तो डेरिवेटिव्स का खुद का कोई वैल्यू नहीं होता है, करेक्ट। मतलब सपोज आपका एक वैल्यू है, मेरा एक वैल्यू है, एक फोन का वैल्यू, एक वीडियो का वैल्यू है, ये आईफोन का वैल्यू है, एप्पल पेंसिल का वैल्यू, हर एक चीज का एक वैल्यू है, करेक्ट। शेयर्स का वैल्यू है, म्यूचुअल फंड्स का वैल्यू है। बट डेरिवेटिव्स का खुद का कोई वैल्यू नहीं होता, करेक्ट। डेरिवेटिव्स का खुद का कोई वैल्यू नहीं होता। ये क्या करता है, ये कहीं से कोई भी एक एसेट क्लास, कुछ अंडरलाइन से इसको वैल्यू मिलता है। तो अंडरलाइन से कोई भी अंडरलाइन हो सकता है वो, ठीक है। वो कोई आपका फाइनेंशियल एसेट भी हो सकता है, कोई फिक्स एसेट भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। वहां से उसका वैल्यू से ये इसका वैल्यू डिराइव होता है। तो क्या डेरिवेटिव्स कैसे डिराइव होता है इसका वैल्यू? डेरिवेटिव्स का वैल्यू कैसे डिटरमाइन होता है? इट इज डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ द अंडरलाइन का वैल्यू। अंडरलाइन का वैल्यू के हिसाब से कोई एक फॉर्मूला, कोई एक कुछ पर्सपेक्टिव से मैं लगाऊंगा, तो वहां से डेरिवेटिव्स का वैल्यू डिटरमाइन होता है। अब आप बोलो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड का क्या खुद का कोई वैल्यू होता है? टेल मी। कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि नहीं होता है। नाउ अब मैं क्यों बोलूं कहीं ना कहीं, अगर म्यूचुअल फंड का जो अंडरलाइंग है वो एसेट क्लास है, सपोज वो म्यूचुअल फंड्स इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है। अगर वो इक्विटी क्लास में मतलब इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मान लो निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड, अगर आईसीआईसीआई निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड अगर वो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो क्या वो म्यूचुअल फंड का कोई वैल्यू है? समझो, नहीं है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं कोई दूसरे एसेट क्लास, फाइनेंशियल एसेट क्लास का वैल्यू से ही उसका भी वैल्यू डिराइव होता है, करेक्ट। समझ आया? डेरिवेटिव्स मतलब समझ आए, डेरिवेटिव्स का खुद का कोई वैल्यू नहीं होता है। वो वैल्यू कहीं और से, कोई अंडरलाइन, कोई और एसेट क्लास, कोई और चीज से वैल्यू डिटरमाइन करता है। ठीक है। अभी ये हो सकता है, मान लो आपका भी डेरिवेटिव हो सकता है। सपोज अभिषेक का डेरिवेटिव, अमन का डेरिवेटिव, एसी का डेरिवेटिव, कोई का भी डेरिवेटिव हो सकता है। मतलब मैं एक अंडरलाइन हूं, मेरे से कोई मेरा डेरिवेटिव वैल्यू ले रहा है। समझ आया? समझ आया क्या? ठीक है। तो हमें ये तो समझ आ गई डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो खुद का उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, वो वैल्यू लेते कहीं और से। ठीक है। अभी डेरिवेटिव्स में क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द डेरिवेटिव्स, मतलब ठीक है मैं समझ गया डेरिवेटिव्स मतलब क्या होते हैं। बट व्हाट आर द डेरिवेटिव्स, क्या है, क्या क्या है? तो कुछ कुछ है। पहला है कि एक फॉरवर्ड बोल के एक डेरिवेटिव होता है, फॉरवर्ड। ठीक है। एक होता है फ्यूचर्स, एक होता है स्वैप्स, एक होता है ऑप्शंस। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर बराबर एक ही होता है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं बट उनका नेचर सेम होता है। ये दोनों का क्या होता है? नेचर सेम है। ठीक है। देर आर
डिफरेंसेस बस थोड़ा डिफरेंसेस है, बट उनका बिहेवियर एक ही होता है। स्वैप्स आपको पता है, स्वैप करना। मान लो आपने अपने फ्रेंड के साथ किया कि मैं आप तेरा फोन मेरे को दे दे, मेरा फोन तुम ले ले, तो आप लोग क्या किए, स्वैप किए, एक्सचेंज कर लिए। तो इट वर्क्स लाइक एन एक्सचेंज। ठीक है, क्या आप एक्सचेंज करो कुछ के अगेंस्ट कुछ। ठीक है, इट इज टाइप ऑफ एन एक्सचेंज, यू आर एक्सचेंजिंग समथिंग। ठीक है, अंदर अपने डिटेल्स में जाएंगे, बट वर्ड्स का एक सिंपल एक अपने फ्रेमवर्क लेके चलते हैं, एक इमेजिनेशन लेके चलते हैं। ये जब आएंगे तो अच्छा मेरे को पता रहेगा, जब मैं आपको स्वैप बोलूंगा इट्स नॉट न्यू टू यू, वो समझ में आएगा, हाँ सर कुछ क्या बोल रहे हैं स्वैप में। स्वैप मतलब क्या, कुछ एक्सचेंज करो एक दूसरे के साथ। फॉरवर्ड फ्यूचर क्या है, दोनों का नेचर सेम है। ठीक है, और ऑप्शंस मतलब क्या, अभी आपको मैं कैसे ऑप्शंस का, ऑप्शन मतलब जो होता है ना वही मान लो एक बार यही है। ठीक है, ऑप्शन मतलब आपका चांस, मतलब यू हैव सर्टेन ऑप्शंस 1 2 3 4 ऐसे करके मान लो। ये इट्स नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन, बट एक फ्रेमवर्क, एक इमेजिनेशन लेके चलो, एक वो लेके चलो कि हाँ इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है, पहले आते हैं कि फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। ठीक है, अभी मैं आपको 2 3 एग्जांपल दूंगा। फॉरवर्ड फ्यूचर का, फॉरवर्ड का पहले अपने समझते हैं फॉरवर्ड क्या होता है। पहले मैंने बोल दिया फॉरवर्ड और फ्यूचर बराबर होते हैं, एक होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं वो हम समझेंगे। बट पहले हम समझते हैं फॉरवर्ड होता क्या है। सी, फॉरवर्ड है, मान लो आपकी निजी जिंदगी में भी आप लोग हर टाइम फॉरवर्ड यूज होता है। ठीक है, अभी मान लो आपके पापा का, अभी मैं पहला एग्जांपल लूंगा। मैक्सिमम लोगों को पता है कि ग्रोसरी स्टोर पे, मैक्सिमम लोगों का होगा कि घर पे ग्रोसरी स्टोर का धंधा होगा। ठीक है, किराना का दुकान होगी। तो आप लोग कंपनीज लाइक आईटीसी या अडानी, ये सब से, इमामी, यहाँ से वहां से आप ऑयल खरीदते होंगे। ठीक है, वो जो होलसेलर होंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक रेट फिक्स कर लेते हैं। सपोज राघव का, ठीक है, एक ग्रोसरी स्टोर है, ये ग्रोसरी स्टोर है। ठीक है, राघव ने इमामी के साथ डील किया कि आप मेरे को रिफाइन ऑयल एट द रेट 110 रुपया पर पैकेट, मेरे को 10,000 पैकेट दोगे। मान लो ये राघव ने इमामी के साथ डील किया। इमामी के साथ क्या डील किया, राघव का ग्रोसरी स्टोर ने इमामी को बोला कि आप मेरे को 10,000 पैकेट 110 रुपए पे दोगे रिफाइन ऑयल। ठीक है, ये हो गया। तो राघव ने क्या किया, आज ही लॉक कर दिया वो रेट। खरीदेगा का, फॉरवर्ड खरीदेगा, मैंने आगे जाके, फॉरवर्ड मतलब क्या, आगे। समझ आ रहा है, फॉरवर्ड मतलब कि आगे, आगे जाके कुछ करना है आपको। ठीक है, हम लोग जैसे नहीं दोस्त लोग के साथ कर देते हैं, चल ठीक है तो मेरे को एक काम करना, 500 रुपया 4 दिन बाद देना, मान लो ऐसा कुछ एक अनोखा, मतलब आप आगे जाके कुछ लॉक कर दे रहे हो, आज लॉक कर दे रहे हो फॉर फ्यूचर। ठीक है, फॉरवर्ड और फ्यूचर का मतलब मतलब ऑक्स क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल मीनिंग समझो। फॉरवर्ड मतलब क्या, आगे, फ्यूचर मतलब भी आगे, आप पहले का मतलब आगे का देख रहे हो, कल का देख रहे हो। ठीक है, तो इमामी को राघव ने क्या बोला, आज नहीं बोला, बोला आज मैं लॉक कर दूं, आज ही 10,000 पैकेट नहीं चाहिए मेरे को। मान लो उसने बोला टाइमलाइन है कि 3 महीने में, मेरे को 3 महीना मैं जो भी आपसे पैकेट खरीदूंगा, 10,000 पैकेट का जो रिफाइन ऑयल खरीदूंगा, मैं 110 पे लूंगा। उसके वो प्राइस लॉक कर दिया। आप अगर प्राइस 90 भी आ जाए, 110 आ जाए, 120 आ जाए, 130 आ जाए, कोई मतलब नहीं है, राघव को भी इमामी को भी, इमामी और राघव को 110 में ही लेना पड़ेगा। मान लो प्राइस 90 आ गया, तो क्या राघव क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा, नहीं, राघव को फिर भी 110 में लेना पड़ेगा। समझ आया, मान लो 120 चल गया, क्या इमामी बोल सकता है मैं नहीं दूंगा 110 में, नहीं। आज आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉक कर दिया है, आगे का 3 महीना के लिए आप जितना भी 10,000 पैकेट ऑयल दोगे उसको, आप 110 में ही लोगे। समझ आया, मतलब आज मैं आगे के लिए कुछ लॉक कर दे रहा हूं, कोई प्राइस। बराबर समझ आया, फॉरवर्ड मतलब समझ आया। अभी जैसे क्या करते थे बड़े बड़े, जैसे डीमार्ट हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, जूडियो हो गया, अगर आप क्लोथिंग ब्रांड में भी देख लो। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, ट्रेंड्स हो गया, ये लोग क्या करते हैं, मान लो ये लोग जब शॉपिंग के लिए निकलते हैं, मतलब अपना माल सप्लाई लेंगे, माल खरीदेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको डीमार्ट का एग्जांपल देता हूँ। डीमार्ट निकलता है, ठीक है, डीमार्ट निकला माल खरीदने। ठीक है, डीमार्ट ने मान लो नेस्ले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, बोला कि आज मान लो 25 में वो बोल रहा है, ठीक है, आज आप खड़े हो 1 जनवरी 25 में।
1 Jan 2025 को डीमार्ट के मालिक ने, दवानी जी ने नेस्ले को बोला जाके कि मैं 2025 फुल 2025 जो भी मैं मैगी खरीदूंगा आपसे, जो भी मैं मैगी आपसे खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा, मान लो कि एक पैकेट का दाम अगर आप बाहर से 10 रुपए लेते हो, मैं खरीदूंगा एट 7 रुपीज पर पैकेट। ठीक है, पर 100 ग्राम का पैकेट मैं 7 रुपीज में आपसे लूंगा। ठीक है, पूरा 2025 जितना भी मैं माल लूंगा आपसे मैगी 100 ग्राम का पैकेट, मैं 7 रुपए में लूंगा। बराबर। तो दमानी जी ने क्या किया, आज उसने प्राइस लॉक कर दिया कि इस साल में जितना भी माल लूंगा मैगी का 7 रुपए पे लूंगा, भले ही मैगी का दाम रॉ मटेरियल के जगह 5 रुपए हो जाए या फिर वो 12 रुपये हो जाए, दमानी जी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, नेस्ले को भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइस लॉक हो चुका है। दोनों को ये प्राइस पे फुलफिल करना पड़ेगा। समझ आया क्या होता है? ये तो मैं आपको नॉर्मल बताया कि देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हम लोग के सिलेबस में है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगी, फाइनेंशियल एसेट के हिसाब से। बट मैं आपको प्रैक्टिकली, अभी मान लो सीए बन के बहुत जन जाओगे कि आप सप्लाई चेन के सेक्टर पे जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज में जाएगा, तो आपको ओवरऑल पता चलना चाहिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ यूज हो सकता है। मैक्सिमम कमोडिटीज में यूज होता है। अगर कोई के भी मम्मी, कोई का भी पापा या घर पे कोई का भी कमोडिटीज में धंधा है, बीट स्टील, बीट आयरन, बीट कोई मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर कोई किराना का दुकान है, कहीं पे भी है, चाहे गोल्ड का काम करते हैं, एल्यूमिनियम, कुछ भी काम करते हैं, सिल्वर, कहीं पे भी आप लोग देखोगे आप लोग के पापा फॉरवर्ड बेचते हैं या फॉरवर्ड खरीदते हैं, मैं 6 महीना के लिए ये दाम पे खरीदूंगा। जब आप अभी सीएफए को, मान लो आपको सीएफए का एग्जाम देना है, ठीक है, लेवल 1 देना है आपको। अभी आपको मान लो आपने बोला कि ठीक है मेरा एग्जाम 25 मई में सीए फाइनल है, मैं नवंबर 25 में सीएफए लेवल 1 दूंगा, अगस्त 25 में दूंगा। अभी आपको लगता है कि ये ट्रम्प आने के बाद, ये सब होने के बाद रुपी डिप्रिशिएट करने वाला, मान लो आज 84 चल रहा है, आपको लगता है 85 हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, कोई बैंक के पास जाओगे, मान लो आप एचडीएफसी बैंक के पास गए कि भाई मेरे को मेरा $1000 खरीदना है जुलाई महीने में, जुलाई 25 में एट द रेट ऑफ 84। मतलब आप आज रेट लॉक कर दिया, अभी जुलाई में जाके वो 84 रहा, 83 रहा, 85 रहा, ना आपको कोई मतलब है ना एचडीएफसी बैंक को मतलब है, आप लोग 84 में ही आप डॉलर खरीदोगे, $1000। बराबर समझ आया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब है? आप आगे जाके खरीद रहे हो, रेट आपने आज फिक्स कर दिया फॉर समथिंग यू आर बाइंग और सेलिंग एट अ फ्यूचर डेट। समझ आया? फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का मतलब जो मैं नेचर बोल रहा हूँ वो बराबर एक ही होता है। फॉरवर्ड भी सेम चीज होता है, आप आज प्राइस लॉक कर दियो या फिर क्वांटिटी लॉक कर दियो, जनरली प्राइस होता है, आपने प्राइस लॉक कर दिया फॉर बाइंग और सेलिंग समथिंग एट अ फ्यूचर डेट टुडे, तो क्या होता है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। ठीक है, मैं अभी नेचर बता रहा हूँ, डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, क्या होता है, इट इज बाइंग और सेलिंग समथिंग एट अ फिक्स्ड रेट फॉर अ लेटर डेट टुडे। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज पे फ्रेम कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ बाई या सेल, मैं कुछ करो बाई करूंगा या सेल करूंगा समथिंग, मतलब कोई भी चीज चाहिए, एसेट हो, फाइनेंशियल एसेट हो, फिक्स एसेट हो, कमोडिटीज हो, कुछ भी हो, रियल एसेट्स हो, कुछ भी हो, एट अ फिक्स रेट फॉर अ लेटर डेट, खरीदूंगा मैं बाद में, रेट फिक्स कर दूंगा कब, टुडे। बराबर समझ आया? समझ आया फॉरवर्ड और फ्यूचर का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब आपका पहला क्वेश्चन आना चाहिए था, मैं फॉरवर्ड फ्यूचर स्टार्ट किया उसके पहले, कि सर आप मेरे को ये बताओ डेरिवेटिव यूज कौन करते हैं? तो पहले यूज करते हैं बिग कॉर्पोरेट्स, जैसे मैंने अभी आपको आईटीसी का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको डीमार्ट का भी एग्जांपल दिया, जैसे मान लो बड़े बड़े जो ग्रोसरी, डीमार्ट मतलब ग्रोसरी स्टोर ही हो गया है, बड़े बड़े शोरूम्स जैसे रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, आपका जूडियो हो गया, ये लोग जब भी कोई ब्रांड के पास, मान लो आदित्य बिरला से जूडियो ने डील किया कि भाई मेरे को आपका ये माल खरीदना है, या फिर कोई रेमंड से डील किया, तो वो पहले ही बोल देंगे मैं ये साल, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉटन का दाम ऊपर नीचे हो सकता है, तो क्लोथ्स एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं या इनएक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं मैंने आज एक साल के लिए ये प्राइस में मैं खरीद लूंगा। फॉरवर्ड बाई करो, कॉर्पोरेट यूज करते हैं प्राइस फ्लक्चुएशन के लिए। मैक्सिमम डेरिवेटिव यूज किए जाते हैं बाई कॉर्पोरेट्स जो एयरलाइन कंपनीज होते हैं, या फिर बड़े बड़े
जो कि आपका एग्रीकल्चर कमोडिटीज में डील करते हैं, वो लोग यूज करते हैं, सो दैट कि प्राइस फ्लक्चुएट होगा तो मैं वो कर लूंगा, मेकअप दे लूंगा। ये होता है। क्यों करते हैं आप डेरिवेटिव्स, क्यों यूज करते हैं बिग कॉर्पोरेट्स? फॉर हेजिंग, कभी कभी तो हेज करने के लिए कि भाई मेरा प्राइस ऊपर नीचे हो, मेरा प्रॉफिट ऊपर नीचे ज्यादा नहीं हो जाए, आई एम इन अ गुड इन अ स्टेबल पोजीशन, उसके लिए यूज करते हैं। कभी कभी करते हैं कि प्रॉफिट मोटिव से भी करते हैं कि भाई आप उसको लगता है वो प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो यूज करते हैं बिग कॉर्पोरेट्स। पहला हो गया क्या, स्पेक्यूलेशन के लिए यूज करते हैं, हेजिंग के लिए यूज करते हैं। सेकेंड है स्पेक्यूलेशन, जो कि उसको लगता है वो दाम बढ़ जाएगा। अभी मान लो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया डीमार्ट का, डीमार्ट ने नेस्ले से जो किया, मान लो नेस्ले से मैगी का किया, ठीक है, बट उसको हेज नहीं करना है उसमें, यहाँ पे कुछ मान लो उसको मैगी बेचना ही नहीं है, बट उसको लगता है कि दाम कमने वाला है, ठीक है, तो उसने डील कर लिया कि 7 रुपए पे मैं खरीदूंगा, तो वो जाके क्या लेटर डेट पे बेच देगा। उसको माल नहीं चाहिए, फिजिकली उसको मैगी नहीं चाहिए, वो क्या करेगा, खाली कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि नेस्ले के साथ मैं 7 रुपए पे खरीदूंगा, उसको लगता है कि उसका प्रॉफिट होगा इस पे, तो वो कुछ दिन बाद जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बेच देगा, सेल कर देगा, वो जैसे स्क्वायर अप कर देगा, मतलब आपने कुछ खरीदा है तो आपको उसको फुलफिल करना पड़ेगा, चाहे आप माल ले लो या उसको बेच दो आगे, स्क्वायर अप करने के लिए। समझ आया? तो स्पेक्यूलेशन के लिए भी हो सकता है, हेजिंग के लिए भी हो सकता है, ये कॉर्पोरेट्स करते हैं। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी हम लोग यूज करते हैं फॉर हेजिंग या स्पेक्यूलेशन। हम लोग जनरली करेंगे इंस्टीट्यूट, मतलब अभी मान लो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्यों करेंगे? मान लो मेरा कोई फाइनेंशियल एसेट है, मैं अभी अभी एग्जांपल मैं लेके रखा हूँ अशोक लीलैंड का, ठीक है, तो अशोक लीलैंड के ऊपर ही बात करते हैं। मान लो चाहे मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, मान लो एक बार सबको इन्वेस्टर एक ही बराबर है। हम लोग ने मान लो मेरा पोजीशन लिया हुआ है अशोक लीलैंड के ऊपर, मेरे को कुछ भी लगता है, एक हो सकता है अगर मैं पोजीशन लिया हूँ, मेरे को डर लग रहा है ये प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, उस हिसाब से मैंने हेज किया है, दैट इज फॉर, मैंने फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स खरीदा है, दैट इज फॉर हेजिंग। मेरे को लगता है ऊपर नीचे होगा प्राइस, तो मैं डर रहा हूँ, इसलिए मैं उसको हेज कर रहा हूँ। हेज मतलब कि अपना पोजीशन को कवर कर रहा हूँ कि कुछ ऊपर नीचे हो तो मेरे को नुकसान ज्यादा नहीं हो जाए, ठीक है। ये एक हो गया। एक हो गया स्पेक्यूलेशन, मेरे पास आईटीसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एसेट नहीं है, मैं उस पर कोई पोजीशन होल्ड नहीं करके रखता, लेकिन मेरे को मन है कि आईटीसी ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं उस हिसाब से उसका डेरिवेटिव पोजीशन ले लिया। तो पहला हो गया कि मैं हेज करने के लिए कर सकता हूँ, सेकंड हो गया मैं स्पेक्यूलेट करने के लिए कर सकता हूँ। स्पेक्यूलेट माने सट्टा, मतलब मैं, मेरे को लग रहा है कि ये होने वाला, पर क्या बोलते हैं उसको, परसेप्शन, मैं सोच रहा हूँ ये होएगा तो मैं इसलिए ले लूंगा। समझ आया? इतना समझ आया? तो एक हो गया बिग कॉर्पोरेट्स यूज करते हैं फॉर देयर नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेसेस। अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हो, इंडेक्स 109, आई थिंक यू हैव रेड इट, तो वहां पे आपको आपके मेंटर ने बताया होगा, आपके टीचर ने बताया होगा कि वहां पे भी हेजिंग जो करते हैं, तो दे हैव आल्सो गिवन एग्जांपल्स, आई थिंक इंस्टीट्यूट का मटेरियल में भी है। नॉर्मली कंपनी जो बिग कॉर्पोरेट्स है हेजिंग करते हैं इसी कारण कि भाई अगर मान लो कोई का एल्यूमिनियम का धंधा है, तो वो क्या करेंगे, उसको लगेगा एल्यूमिनियम ऊपर नीचे हो जाएगा तो पहले से हेज करके खरीद लेंगे, दैट इज हेजिंग, दे आर हेजिंग देयर बिजनेस, कि उसको भारी नुकसान नहीं हो जाए। मान लो जो डॉलर्स, मतलब जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, वो डॉलर्स में हेज करते हो, उसको डॉलर्स को फॉरवर्ड बाई या सेल कर लेते, सो दैट उसका जो भी उसने माल बेचा है उसमें नफा नुकसान ज्यादा नहीं हो जाए, ठीक है। समझ आया? तो हमने समझ गया कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्यों होता है, वाई दे आर यूज वो हमने समझा, करेक्ट, एक सेकेंड ना, हाँ, वाई दे आर यूज हमने समझा। सेकेंड हमने समझा फॉरवर्ड और फ्यूचर का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब हम समझते हैं, तो दो तरीका का मार्केट होता है, ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट से इन्वॉल्व हो, दो तरीका का मार्केट होता है। एक हो गया कैश मार्केट, जहां पे आप स्पॉट खरीदोगे, फिजिकली खरीद रहे हो, चाहे वो शेयर्स खरीद रहे हो, कमोडिटीज खरीद रहे हो, कुछ भी खरीदो। अब मैं फाइनेंशियल एसेट के हिसाब से आ जाऊंगा, आपको मैंने डेरिवेटिव ये जनरली समझा दिया। अब नाउ लेट्स टॉक इनटू द फाइनेंशियल एसेट, उसके हिसाब से हम समझेंगे। तो क्या होगा, मान लो क्या होता है, कैश मार्केट हो गया, डेरिवेटिव मार्केट। कैश मार्केट क्या, वो एक्चुअली वो एसेट मिल रहा है, चाहे वो क्या इक्विटी हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, आपका कमोडिटीज हो सकता है। डेरिवेटिव मार्केट क्या, वो जो कैश मार्केट है, वो जो स्पॉट मार्केट है, वहां उससे वो डिराइव करता है ये वैल्यू, वहां से डिराइव करके वो मैं कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली, पेपर होता है मान लो, ठीक है, कि वो ऊपर नीचे हो सकता है, वो मैं डील करता हूँ, वो मैं बाई सेल करता हूँ, ठीक है। उसका अंडरलाइन कुछ नहीं होता, मतलब फिजिकली कुछ नहीं देख पाओगे कि अच्छा ये है, आप बोलोगे सर पेपर तो है, हाँ मैं पेपर है, बट देर इज नथिंग अंडरलाइन, उसकी खुद का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। अब हम समझते हैं फॉरवर्ड और फ्यूचर्स का डिफरेंस क्या होता है, वही देर मतलब वही देर इज अ डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, तो समझते हैं। देखो क्या होता है, ये हो गया फॉरवर्ड, ये हो गया फ्यूचर।
ठीक है, ध्यान से सुनना। फॉरवर्ड का जो प्राइस होगा या फिर जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब मान लो मेरे को, सपोज अशोक लीलैंड का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, अशोक लीलैंड, ठीक है, इसका फॉरवर्ड भी है फ्यूचर भी है। फॉर अच्छा इसके पहले सॉरी सॉरी सॉरी, लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। फॉरवर्ड्स क्या होता है ना, फ्यूचर्स क्या होता है, ये आपका एक्सचेंज में ट्रेड होता है, जैसे एनएसई में, बीएसई में, स्टॉक मार्केट में, ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है। आप ट्रांसपेरेंट होता है ये बहुत ज्यादा। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, ये कहीं ट्रेड नहीं होता, ये ओवर द काउंटर होता है। आप नॉर्मली बैंक्स पे के पास जाओगे ट्रेड करने, या आप आपस में करोगे, आप दो दोस्त मिलकर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे डील करोगे, ठीक है, कि भाई ठीक है तेरे को ये माल चाहिए इस रेट पे, जैसे मैंने आईटीसी नेस्ले का बोला, दैट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, दैट इज नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, ठीक है। नॉर्मली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर माने अब बाहर पे, आउटसाइड दी स्टॉक मार्केट, आउटसाइड द एक्सचेंज वो ट्रेड होता है। आप बैंक के पास जाके डील कर सकते हो फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, कमोडिटीज में करना आप सामने वाले कंपनी के साथ कर सकते हो, समझ आया, ओवर द काउंटर होता है। फ्यूचर्स जो होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है, ठीक है, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब अगर बोला हुआ है अशोक लीलैंड का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैंने 100 शेयर्स, तो 100 शेयर्स ही होगा। बट फॉरवर्ड में क्या है, आपके लिए हो सकता है वो 150 शेयर्स बना दे कि ठीक है एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने 150 शेयर्स, मेरे को बोले एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने 1000 शेयर्स, हो सकता है, कस्टमाइज होता है मतलब, ठीक है, कस्टमाइज होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कस्टमाइज होता है, मतलब आपके लिए एक, सपोज अशोक लीलैंड अंडरलाइन है, ठीक है, बट आपके लिए हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट अलग को कस्टमाइज कर दे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे लिए कस्टमाइज कर दे। बट अगर मैं और आप दोनों जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, एक्सचेंज में, एनएससी बीएससी में, तो हम लोग दोनों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट में ना 100 शेयर्स ही होगा। बराबर समझ आया, ठीक है। ये क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, डेली मार्क टू मार्केट होता है। मतलब आज सुबह भाव था 10 रुपया मान लो, शाम को आया 11 रुपया, तो 11 रुपया पे उसका भाव हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट लॉस फिर वो रात को डिसाइड हो जाएगा 3:15 बजे, कि अच्छा आज के दिन में मैंने कितना नफा किया कितना नुकसान किया कॉन्ट्रैक्ट पे। पर फॉरवर्ड में क्या होता है, जनरली डेली नहीं होता है, बट आजकल होता है आफ्टर 2008 क्राइसिस। बट हमने अपना रीडी के हिसाब से हम लोग बोले तो दिस इज नॉट मार्क टू मार्केट, ठीक है। ये क्या होता है, कभी कभी होता है, मतलब मान लो बोला गया है अगर मान लो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हर 15 दिन में आके रेट डिसाइड करोगे, ऊपर नीचे जो भी हुआ मार्जिन दोगे, ठीक है। मार्जिन क्या होता नहीं होता मैं बाद में बताऊंगा, समझ आया। तो नो एम टू एम, मार्क टू मार्केट नहीं होता, समझ आया। पहला हो गया ओवर द काउंटर कहाँ पे डील होता है, सेकंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट का कैसा होता है, थर्ड हो गया मार्क टू मार्केट। ये फोर्थ क्या होता है, यहाँ पे कोई एक मिडिल बॉडी होता है, आप डायरेक्ट बायर सेलर डील नहीं करते, आप कोई मिडिल बॉडी के साथ डील करते हो, बायर सेलर के साथ। मतलब यहाँ पे एक्सचेंज होगा, बाई आप बाई का जो ऑर्डर है वो प्लेस करोगे एक्सचेंज को, ये सेल का ऑर्डर प्लेस करेगा एक्सचेंज को, एक्सचेंज आपके लिए बायर सेलर खोज के देगा। बट फॉरवर्ड में क्या ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट जा सकते हो सेलर के पास, सेलर आपके पास डायरेक्ट आ सकता है। फॉरवर्ड में क्या होता है, थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है कि काउंटर जो सामने वाला पार्टी है वो डिफॉल्ट नहीं कर जाए, उसको बोलता है काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है। कि सामने वाला पार्टी ऐसा नहीं हो कि जब ज्यादा डिफरेंस हो रहा है कि बोले नहीं मैं तेरे को माल नहीं दूंगा, मतलब ऐसा नहीं हो कि इमामी को जब अपने 110 पे बेचा या फिर आईटीसी में किया वो रेट बहुत बढ़ गया तो इमामी एंड नेस्ले हट गया पीछे, बोला मैं नहीं दूंगा, मैं फुलफिल नहीं करूंगा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं हो, ठीक है। दिस इज वन थिंग जो फॉरवर्ड में पॉसिबल है कि वो लोग ऐसा नेगोशिएट कर सकते हैं, मैं नहीं दूंगा माल इस रेट पे, बट फ्यूचर में आपको देना ही पड़ेगा, समझ आया। फॉरवर्ड फ्यूचर का डिफरेंस, मेजर ये डिफरेंस था, ठीक है, बराबर समझ आया, ठीक। अभी हम जब फॉरवर्ड का प्राइस और फ्यूचर का प्राइस एक ही निकल सकता है, तो मैं आपको फ्यूचर का प्राइस से समझाऊंगा कि फ्यूचर का प्राइस निकलता है कैसे, ठीक है। आओ देखो फ्यूचर का प्राइस कैसे निकलता है। फ्यूचर का प्राइस बोलता है दैट इज, वो कहां से डिटरमाइन करता है अपना प्राइस, अंडरलाइन से, अंडरलाइन का आज जो प्राइस है, ठीक है। स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस क्यों, क्योंकि जो फ्यूचर का खुद का तो प्राइस होता नहीं है, वो अंडरलाइन से लेते हैं, अंडरलाइन का प्राइस मतलब आज जो प्राइस है उसका, तो दैट इज स्पॉट, स्पॉट मतलब आज क्या प्राइस है वो अंडरलाइन का, समझ आया। तो स्पॉट प्राइस से लेता है। अभी बोलता है कैरिंग कॉस्ट, प्लस कुछ कैरी कॉस्ट अगर होगा तो उसको ऐड करो, माइनस अगर कुछ रिटर्न होगा तो ऐड करो माइनस करो। अब इसका लॉजिक समझते हैं, पहले रिटर्न का समझते हैं, कैरिंग कॉस्ट का समझते हैं, विद द हेल्प ऑफ अशोक लीलैंड, ठीक है, अशोक लीलैंड का है। अभी मैं अशोक लीलैंड क्यों बोल रहा हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ आपके लिए, जो रेट है वो, ठीक है।
ये मैंने ऑलमोस्ट 25 को ये रेट मैंने देखा था। मैं उस हिसाब से आपको ये अशोक लीलैंड के हिसाब से समझा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज। अगर मैं एक अशोक लीलैंड का एक शॉक लूंगा, ठीक है, अशोक लीलैंड मैं खरीद लूंगा एनएससी बीएससी से, या फिर मैं अशोक लीलैंड का फ्यूचर, मतलब अगर मैं अगर मैं अशोक लीलैंड का स्टॉक खरीदूं या फिर फ्यूचर खरीदूं, मैं बाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं बाई कर रहा हूँ, चाहे मैं शॉक लूं या फ्यूचर लूं, क्या डिफरेंस है? ठीक है, स्टॉक क्या हो गया, वो अंडरलाइन हो गया, खुद अंडरलाइन हो गया। फ्यूचर वैल्यू कहां से डिराइव करेगा, ये स्टॉक से डिटरमाइन करेगा। इसलिए मैंने बोला कि फ्यूचर का प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस हमने क्या समझा था, 219.88। मान लो स्पॉट प्राइस S0 चला 219.88, तो अशोक लीलैंड का शॉक प्राइस तो 219.88 ही होगा। फ्यूचर का कोई प्राइस होगा वो यहाँ से डिटरमाइन होगा। ठीक है, अगर मान लो अशोक लीलैंड का माने मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि मैं डिविडेंड दूंगा, तो क्या वो शॉक वाले को, मैं अगर शॉक होल्डर हूं, क्या मेरे को मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि मैंने तो उसका शॉक खरीद के रखा है, तो मेरे को डिविडेंड मिलेगा। मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न है वो। मैंने जो शेयर खरीदा 219.88 पे, मैं वो बेचूंगा ऊपर या नीचे बेचूंगा, वो नफा नुकसान तो अलग है ही। बट मेरे को डिविडेंड जो एक्स्ट्रा मिला, जो कंपनी का मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, वो मेरे को मिलेगा। बट क्या फ्यूचर वाले को मिलेगा? नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? फ्यूचर वाले का खुद का अंडरलाइन तो नहीं है, फ्यूचर डिराइव करता है शॉक से, उसका जो अंडरलाइन है वो शॉक से डिटरमाइन करता है। तो मेरे को कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा फ्यूचर को। करेक्ट, वो एक लिमिटेड। हाँ, ये वाला मैं बताना भूल गया। जो भी फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप्स, ऑप्शन, जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं, उनका जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड, वो फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 3 महीना के ऊपर भी हो सकता है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, चाहे वो 1 साल के लिए होगा, 2 साल के लिए होगा, 3 साल के लिए होगा, 1 महीना के लिए, 15 दिन के लिए होगा, 20 दिन के लिए होगा, फाइनाइट पीरियड के लिए होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। जैसे शॉक अगर मैं अशोक लीलैंड का होल्ड करके रखा हूँ, कंपनी जब तक बंद नहीं होगी तब तक मैं उसका मालिक रह सकता हूँ। करेक्ट, जब तक एक्सचेंज वगैरह दुनिया है, अशोक लीलैंड है, तक उस शॉप का मैं मालिक बन के रह सकता हूँ। बट अगर मैंने अशोक लीलैंड का एक फ्यूचर खरीदा है, तो उसका डेफिनेटली कोई एक्सपायरी पीरियड होगा। वो हो सकता है कल भी हो सकता है, 1 महीने बाद भी हो सकता है, 1 साल बाद भी हो सकता है, 5 साल बाद भी हो सकता है, बट डेफिनेटली वो फ्यूचर वर्थलेस हो जाएगा कुछ दिनों बाद। जैसे मैं एग्जांपल लिया हूं कि 25 जन फ्यूचर प्राइस, तो मैं बोल रहा हूँ कि 25 जनवरी का वो फ्यूचर है, मतलब उसका एक्सपायरी डेट है 25 जनवरी। 25 जनवरी रात 12 बजे के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट, वो पेपर वर्थलेस है, रद्दी के भाव भी नहीं बिकेगा, उसको कोई ताकेगा भी नहीं। समझ आया? मतलब क्या समझ आया? फॉरवर्ड, फ्यूचर, कोई भी डेरिवेटिव होगा, उसका एक डिफिनाइट पीरियड होगा, वो एक्सपायर होगा, आज देखो कल तो एक्सपायर होना है, तो मैं उस हिसाब से रेट डिटरमाइन करता हूँ। बट जो शॉक खरीदता हूँ, जो अंडरलाइन है, अभी मान लो मैंने कॉटन खरीद के रखा हूँ, कॉटन जब तक खराब नहीं हो जाए वो मेरा है, मेरे से कोई लेके नहीं जा सकता है। सिल्वर, गोल्ड, अगर मैं मान लो कमोडिटीज में डील करता हूँ, गोल्ड सिल्वर खरीद के रखा हूँ, मेरा ही है वो कोई नहीं लेके जा सकता मेरे से। बट अगर मैंने गोल्ड का फ्यूचर लिया है, उसका एक्सपायरी है, वो एक दिन ना एक दिन खत्म होने वाला है। बराबर समझ आया? समझ आया क्या? ठीक। तो अगर मेरे को वो शॉक में रिटर्न मिल रहा है कुछ, वो मेरे को शॉक में ही मिलेगा, फ्यूचर पे नहीं मिलेगा। अगर मेरे को फ्यूचर में नहीं मिलेगा, वो तो मेरा नुकसान है ना। बराबर ना? अगर मेरे को वो शॉक नहीं मिला, वो मेरे को डिविडेंड, मैं मान लो आप, ठीक है, मान लो मैं लेके रखा हूँ शॉक, आप लेके रखो फ्यूचर। अभी अशोक लीलैंड ने डिविडेंड दिया कि 2 रुपए करके पर शेयर पे डिविडेंड देगा, मेरे को 2 रुपए मिला, आपको नहीं मिला, तो आपको तो नुकसान है। मान लो 25 जनवरी के अंदर ही दिया, 25 जनवरी के अंदर ही कंपनी ने बोला 2 रुपए डिविडेंड दूंगा मैं, उसने 1 जनवरी को बोला कि मैं 2 रुपए डिविडेंड दूंगा 5 जनवरी को, तो 5 जनवरी तो 25 जनवरी के अंदर ही पड़ता है। तो 25 जनवरी के अंदर जो डिविडेंड मिला, मेरे को तो मिला, बट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर होल्डिंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके लिए तो नुकसान है ना। इसलिए माइनस करते हैं। वो भी मैं उसका हकदार नहीं हूँ, तो मैं उसको हटा देता हूँ, वो मेरा लॉस है एक तरीका का। फ्यूचर, अगर मैं फ्यूचर नहीं लेके स्टॉक लेता तो मेरे लिए फायदा होता वो। ठीक है, समझ आया? हाँ कि ना? अब समझते हैं। और एक चीज, अब कैरिंग कॉस्ट क्या होता है समझते हैं। अगर मान लो मैं कमोडिटी से समझा रहा हूँ, फिर मैं फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में आऊंगा। मान लो मैं गोल्ड फिजिकली होल्ड कर रहा हूँ, मान लो मेरे पास गोल्ड 10 किलो गोल्ड है, ठीक है। अभी मैं अगर वो 10 किलो गोल्ड, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, अभी आपको तीन चीज था, ठीक है, यहाँ पे तीन चीज था। पहला हो गया स्पॉट, पहला हो गया
पहला हो गया स्पॉट प्राइस, सेकेंड हो गया कैरिंग कॉस्ट, थर्ड हो गया रिटर्न्स। मैं स्पॉट प्राइस आपको समझा दिया, मैं आपको रिटर्न समझा दिया कि रिटर्न का लॉजिक क्यों है, क्यों वाई वी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्यूचर्स प्राइस और एनी ऑफ द डेरिवेटिव प्राइस फॉर सेल। ठीक है, अभी कैरिंग कॉस्ट क्या था वो समझते हैं। मान लो मेरे पास 10 kgs का गोल्ड है। अभी यू कैन इमेजिन 10 kgs इज अ वेरी लार्ज चंक ऑफ क्वांटिटी, करेक्ट। तो वो मैं ऐसे पॉकेट में लेके नहीं घूम सकता हूँ, उसके लिए मेरे को कोई एक जगह रखना पड़ेगा। मान लो मेरे को रूम में एक अलमीरा बनाना पड़ेगा, एक अलमीरा में भी नहीं आएगा, मान लो मेरे को एक एरिया लेना पड़ेगा। वो जो मैं अगर मान लो एक अलमीरा में भी आता है, मान लो दिस इज द अलमीरा, ठीक है, ये अगर 100 स्क्वायर फीट का जगह खाता है, तो मेरे को मेरे घर का 100 स्क्वायर फीट यहाँ पे देना पड़ रहा है ना, यूज करना पड़ेगा ये गोल्ड के लिए, करेक्ट। तो वो जो मैं अलमीरा बना के रहा है उसका एक कॉस्ट होगा, उसका एक कॉस्ट है ना। तो वो भी तो मेरा एडिशनल कॉस्ट है, वो गोल्ड में अगर गोल्ड फिजिकली होल्ड कर रहा हूं मैं, अगर मैं गोल्ड फिजिकल होल्ड करूँ तो मेरा एक खर्चा लग रहा है ना एडिशनल। मान लो मैंने 70,000 रुपए में खरीदा गोल्ड, पर केजी 7 लाख रुपए में, ठीक है, पर केजी मैंने 7 लाख रुपए में खरीदा। पर मेरा कहने का मतलब है कि मैं जो फिजिकली होल्ड कर रहा हूं मेरे को तो 7 लाख प्लस कुछ खर्चा लग रहा है, करेक्ट। बराबर समझ आया फिजिकल में। बट मैं जो फ्यूचर ले रहा हूँ तो मेरे को तो कोई खर्चा ही नहीं। मैंने बोला अच्छा मैं 25 जनवरी का फ्यूचर ले रहा हूँ 70,000 में, मान लो 7 लाख, 7 लाख चलो, ठीक है, 7 लाख में दे रहा हूँ। मैं तो ये पेपर लेके मैं अपने पॉकेट में रख सकता हूँ, मेरे को कोई लेके, मेरे को एडिशनल कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। बस सिंपली कॉन्ट्रैक्ट आया, मैं अपना पीडीएफ भी बना के सेव करके रख सकता हूँ। उसमें जो फिजिकल गोल्ड लिया वो मैं फिजिकली कहाँ रखूंगा, मेरे को कहीं ना कोई तो खर्चा करना पड़ेगा ना उसके लिए, करेक्ट। तो मेरे को तो एक्स्ट्रा खर्चा पड़ गया अगर मैं फिजिकल उसको ले रहा हूँ, तो वो मैं ऐड कर दूंगा प्राइस पे, क्योंकि वो तो मेरा फायदा है। मैं अगर वो फिजिकल ले रहा हूँ वो मेरे लिए नुकसान है, बट फ्यूचर अगर मैं नहीं ले रहा हूँ, फ्यूचर ले रहा हूँ तो मेरा फायदा है, फायदा मैं ऐड करूंगा। सिंपल हिसाब है। मेरे को अगर फ्यूचर लेने में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेने में जो जो फायदा रहेगा वो मैं ऐड करूंगा, जो मेरा नुकसान है वो मैं हटा दूंगा। हिसाब बराबर समझ आया। अरे आपको तो अच्छा से आना चाहिए, आप सीए बन रहे हो, फाइनल में आ गए हो। जो भी मेरे फायदा का चीज है वो मैं ऐड बैक करूंगा, जो भी मेरे नुकसान का है वो मैं माइनस कर दूंगा। समझ आया। अब कैरिंग कॉस्ट, ये तो मैंने आपको कॉमोडिटी से समझा। आप बोलोगे सर अशोक लीलैंड में मेरा क्या है, अशोक ठीक है, आप बोलोगे सर कॉमोडिटीज में मेरे को बराबर समझ आ गया। आप अशोक लीलैंड सॉरी गोल्ड फिजिकली होल्ड करोगे, अलमीरा बनाना पड़ेगा, हलाना तलाना, ये खर्चा लगेगा। बट मेरे को सर अशोक लीलैंड में क्या खर्चा है। बाबू अशोक लीलैंड में खर्चा ये है कि जब आप अशोक लीलैंड स्टॉक खरीदने जाओगे, आपको 219 रुपया 88, मान लो अगर आपने 100 शेयर खरीदा, आप मान लो अगर अशोक लीलैंड का प्राइस 21.988 है, आप अगर 100 शेयर खरीदने जाओगे तो 21988, आपको 22,000 रुपया देना पड़ेगा आज ही। आपको आज ही अकाउंट से डेबिट करना पड़ेगा 22,000 रुपया मान लो, ठीक है। बट अगर आप फ्यूचर खरीदने जाओगे आपको 22,000 आज नहीं देना है। मान लो आपने 100 शेयर का ही फ्यूचर खरीदा, मान लो 100 शेयर मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक कॉन्ट्रैक्ट था, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट ही खरीदा फ्यूचर्स, बट आपको आज 22 के नहीं देना है। मान लो आज आपको मान लो देना है ओनली 1 के, दिस इज योर मार्जिन। मतलब वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए आपने आज कुछ एक प्राइस दिया, फ्यूचर का प्राइस आपने मान लो एक बार 1 के दिए, एक बार पकड़ के चलते हैं, आपको पूरा अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। आज मान लो 22,000 मैंने खरीदा आज के लिए, मान लो 25 जनवरी के लिए, 15 एक महीने के लिए मैं रखूंगा, तो एक महीने का ब्याज भी तो लगता है ना। अगर मैं 22,000 रुपया में एफडी में रखता तो मेरे को कुछ इंटरेस्ट मिलता, या फिर मैं कोई और जगह इन्वेस्ट करता तो मेरे को इंटरेस्ट मिलता। बट मेरा तो नुकसान हो गया ना, मेरा आज 22,000 ब्लॉक हो गया। जैसे आप आईपीओ जब लगाते हो 10 4 5 दिन के लिए जो ब्लॉक हो जाता है पैसा, वैसे आपका 22,000 ब्लॉक हो गया, वो 22,000 आपको यूज नहीं कर सकते हो। समझ आया। दिस 22 के यू कैन यूज एनीवेयर। मान लो आप वो 22 के लाके मेरे को नहीं दे सकते, सर आपका फीस ले लो, आप नहीं दे सकते वो। समझ आया। बिकॉज आपने वो पैसा से ऑलरेडी कुछ खरीद लिया है, आपने अशोक लीलैंड खरीद लिया है, तो वो जो ब्याज कैरिंग कॉस्ट है, वो जो ब्याज जो फैक्टर है उसको भी आपको ऐड बैक करना पड़ेगा ना। बिकॉज आपका फ्यूचर आप जब ले रहे हो वो फायदा है आपका, आपका वो पैसा आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो। मान लो अगर आप अशोक लीलैंड का शौक नहीं लेके फ्यूचर लेते तो आपने 1,000 रुपए दिए, 21,000 आपका फ्री, आप 21,000 से कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने एफडी में भी लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं, आप कोई जाके नया बुक खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, मेरा फीस दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
वो फ्रीली अवेलेबल कैश है, आप कैसे भी यूज कर सकते हो। समझ आया? तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि हम लोग के लिए फ्यूचर प्राइस के लिए वो फायदा है कि मेरे को भाई कोई पैसा नहीं लग रहा, आज मेरे को पैसा नहीं देना पड़ा, ब्याज नहीं लग रहा है। ठीक है, मान लो आप बोलोगे ठीक है सर क्या ब्याज ब्याज बोलो, मान लो आपके पास 22 के नहीं है बट आपको अशोक लीलैंड खरीदना ही है। आप मार्केट में जाओगे, लोन लोगे, बैंक से क्रेडिट कार्ड से लोन लोगे, तो आपने जो लोन लिया उसको तो चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वही फैक्टर पर कर लो। बट फ्यूचर लोगे तो आपको नहीं देना, आपको 1000 रुपये ही देना है बस। समझ आया? इसलिए मैं एड बैक करता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग फ्यूचर का प्राइस निकालते हैं। मैं एग्जांपल आपके लिए रेडी करके रखा हूं। एग्जांपल ये है, अशोक लीलैंड है, उसका शेयर का, एक शेयर का फेस वैल्यू दैट इज 10 रुपीज पर शेयर है। आज उसका दाम चल रहा है 219.88। 25 जनवरी को फ्यूचर प्राइस है उसका, 25 जनवरी का फ्यूचर प्राइस, मतलब मार्केट में फ्यूचर प्राइस है 219.010। डिविडेंड वो देता है 2%, बोरोइंग रेट है 9%, टाइम पीरियड है 1 मंथ। आज का फ्यूचर प्राइस निकालते हैं। आप बोले तो ये तो सर फ्यूचर प्राइस दिया हुआ है, दैट इज प्रैक्टिकल फ्यूचर प्राइस, आज मार्केट पे चला थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस। इसके हिसाब से फ्यूचर प्राइस क्या होना चाहिए वो हम लोग समझते हैं। तो फ्यूचर प्राइस क्या होगा, 219.88 प्लस कैरिंग कॉस्ट कितना है, मान लो 100 शेयर। ठीक है, तो मान लो 21988 इंटू 9% इंटू 1/12 माइनस रिटर्न देता है 2% ऑफ 10, 2 इंटू 10। ठीक है, 219.88। अब मैं कैलकुलेटर चाहिए, एक सेकेंड। 21988 इंटू 9%, ओहो, 988 इंटू 0.009 डिवाइड बाई 12, 164 डिवाइड बाई 100। ये तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे ये आप, प्लस मेरा आया 1.65 माइनस, प्लस माइनस 0.2, तो कितना हो गया, 219.88, 219.88 प्लस 1.65 माइनस 0.2, मतलब हो गया 221.33। समझ आया? समझता है? आज अगर कंपनी, आज अगर अशोक लीलैंड का स्पॉट प्राइस, मतलब आज अगर स्टॉक का दाम है 219.88, मैं एग्जैक्ट फिगर लिया हूँ 25 जनवरी का, इसलिए मैं पॉइंट पे जा रहा हूँ। अगर 219.88 है स्टॉक प्राइस, आज अशोक लीलैंड का 25 जनवरी का स्टॉक प्राइस, फ्यूचर का प्राइस होना चाहिए 221.33 रुपया। समझ आया? ये प्राइस होना चाहिए आज। इतना समझ आया? पहले हम लोग पूरा सा रिकैप कर लेते क्या क्या हमने सीखा। हमने सीखा कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, पहले वो सीखा। उसके बाद हमने समझा कि डेरिवेटिव्स का असली मतलब क्या होता है, क्या क्या डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, शॉक, स्वैप्स, सॉरी शॉक्स नहीं, और फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स। हम लोग ने उसका जनरल मतलब समझा कि डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है। फिर हमने समझा कि फॉरवर्ड एंड फ्यूचर होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड फ्यूचर, फॉरवर्ड एक्चुअली क्या होता है, कैसे यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो हमने सीखा। ठीक है, फ्यूचर का प्राइस क्यू, क्यू में ऐसा, वाई देयर आर थ्री फैक्टर्स, स्पॉट प्राइस, कैरिंग कॉस्ट एंड रिटर्न्स, वाई वी सब्सट्रैक्ट रिटर्न्स, वाई वी ऐड बैक द कैरिंग कॉस्ट, क्यू हम समझे। हमने सीखा कि अशोक लीलैंड का प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया हमने, कि अगर उसका स्पॉट प्राइस ये चल रहा है 25 जनवरी को जो था, सॉरी दिसंबर को, आप देख कर सकते हो 25 जनवरी का ये प्राइस ये है, तो अशोक लीलैंड का फ्यूचर प्राइस होना क्या चाहिए, वो हमने देखा। ठीक है, हम लोग ने ये निकाल लिया। अब देखो, आपके हिसाब से आपका कैलकुलेटर, आपका कैलकुलेटर कैलकुलेशन के हिसाब से आपको कितना आया, 221.33 पैसा आया। बट आज मार्केट में कितना रेट चल रहा है, मार्केट में मेरा रेट चल रहा है कितना, 219.10 चल रहा है। करेक्ट, मैं आपको स्पेक्यूलेशन का यह लॉजिक समझाना चाहता हूँ। लोग क्या करते हैं, ठीक है, आपने अपना कैलकुलेटर, आपको समझ में आ गया ये फॉर्मूला है, ये रेट होना चाहिए। आप देखिए 221 रुपये होना चाहिए, एक बार एग्जाम्पल समझते, 221 रुपये होना चाहिए, पर आपने देखा मार्केट पे 219 रुपये में मिल रहा है, मैंने कम में मिल रहा है ना आपको, अंडर वैल्यूड है। आप समझो, आपको
आपको पता है 25 जनवरी का शॉक, 25 जनवरी का फ्यूचर प्राइस का दाम आज 221 रुपए होना चाहिए एज ऑफ टुडे, बट आज 219 रुपये, मतलब 2 रुपया कम में मिल रहा है आज। तो आप क्या करोगे, बाई करोगे कि सेल करोगे वो फ्यूचर को? बाई करोगे ना आज आप। अब मैं आपको ट्रेडिंग में आ गया हूँ, कंसेप्ट समझ लिया, फॉरवर्ड फ्यूचर क्या होता है, उसका रेट कैसे निकलता है वो हमने समझ लिया। आप समझते हैं वो रेट निकाल के करेंगे क्या, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे आता है फॉरवर्ड फ्यूचर, वो हम समझ रहे हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ऐसा नहीं कि मैं आपको एक्स्ट्रा में समझा रहा हूँ अभी। दिस इज अ पार्ट ऑफ, बीच बीच में आपको प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल ले रहा हूँ और कुछ नहीं, एक्स वाई जेड की जगह मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस। कैलकुलेशन परसेंटेज ये जो आप कैरी क्वेश्चन वो कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बता दूंगा। एक्सपोनेंशियल से भी निकलता है, क्यू में इंटू 1/12 के, ये सब मैं बाद में समझाऊंगा। बट आपको मैं एक बार कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ, कंसेप्ट आप समझ जाओगे वो बहुत ईजी है कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को पता चल गया 221 रुपया फ्यूचर का दाम है, थियोरेटिकली आज ये प्राइस ऐसे होना चाहिए एज पर द फॉर्मूला, बट मार्केट में 219 रुपये में चल रहा है, तो मैं क्या उसका फायदा उठा सकता हूँ? कुछ क्या फायदा उठा सकता हूँ? हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, आज अशोक लीलैंड का फ्यूचर को मैं खरीद सकता हूँ 219 रुपये में। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है वो 221 आने वाला है, 221 होना चाहिए था आज, तो वो मैं आर्बिट्राज किया हूँ बेसिकली। आर्बिट्राज मतलब क्या, मतलब डिफरेंस है कुछ, ठीक है, मैं फायदा उठा ले रहा हूँ, लूप होल का फायदा उठा ले रहा हूँ ऐसा मान। तो मैं क्या करूंगा, 219 में बाई करूंगा फ्यूचर्स, जब भी वो प्राइस आएगा बढ़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है वो 221 जाने वाला है, मैं 221 पे सेल कर दूंगा, तो मेरे को 2 रुपए का फायदा हो जाएगा। समझ आया? ये समझ आया, लॉजिक समझ आया? क्यों हम फॉरवर्ड फ्यूचर खरीदते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, क्यों लोग स्पेकुलेशन करने के लिए खरीदते हैं? जो हेजिंग के लिए खरीदेंगे वो भी 219 रुपए में खरीद लेंगे, उनको भी 2 रुपया फायदा है। बट मार्केट इतना एफिशिएंट है, ये नहीं रहता ज्यादा देर। दिस इज वेरी फॉर अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और फॉर मतलब अभी तो होता ही नहीं है ऐसा मान लो, मतलब प्रॉपरली देयर इज नो आर्बिट्राज, दिस इज आर्बिट्राज। ये प्रैक्टिकली ये नहीं होगा, आपको आपको दिखेगा ही नहीं। अगर आप प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस करोगे आपको दिखेगा 219 रुपये ही आएगा। मैं 9% अपने रेट के हिसाब से लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। मैं डिविडेंड का रेट हो सकता है गलत लिया हूँ, फेस वैल्यू 100 हो सकता है, तभी चेंज हो गया, 2 रुपये हो जाएगा ना ये। मैं तो 10 रुपया फेस वैल्यू पकड़ रहा हूँ, आई बीन चेक अशोक लीलैंड का फेस वैल्यू क्या है, मान लो 10 रुपया भी होगा, फिर भी कुछ ना कुछ है कि वो रेट बराबर आ जाएगा। और अगर आर्बिट्राज सच में है तो इट्स वेरी गुड, आप आर्बिट्राज का फायदा लो। अगर लूप खोल आपको पता है कोई चीज का दाम 5 रुपए है, आज वो 3 रुपए में मिल रहा है, आप क्या करोगे, 3 रुपए में खरीद के 5 रुपए में बेच दोगे, वही करोगे ना आप, तो वो कर लो अभी। दिस इज आर्बिट्राज फॉर यू। समझ आया? हमने ये कर लिया, ये करके अब हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड समझ लिए, फ्यूचर समझ लिए, फॉरवर्ड कब यूज करते हैं ये समझ लिए। अब एक होता है बेसिस, होता है बेसिस प्राइस, क्या होता है वो होता है आज का स्पॉट प्राइस। मान लो अशोक लीलैंड का स्पॉट प्राइस क्या था मेरा, अशोक लीलैंड का स्पॉट प्राइस था 219.88 माइनस 221.33, 219.88 माइनस 221.33, कितना हो गया वो, -1.45। ठीक है, मैंने इसका बेसिस नेगेटिव है। समझ आया? अभी बेसिस क्या होता है नहीं होता वो आप मेरे को बताओगे, मैं आज तक आज के लिए इतना ही पे रोक दूंगा, ठीक है, बिकॉज दिस, ये चैप्टर बहुत इजी है बट थोड़ा सा हेवी है, बिकॉज दिस इज न्यू फॉर समथिंग फॉर यू, बिकॉज आप ये इंटर पे नहीं सीख के आए हो, फाइनल पे भी आप आए हो, दिस इज न्यू। प्रैक्टिकल लाइफ में अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर, बट अपना को इतना नहीं है सीए में। सीएफए में देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर डेरिवेटिव्स, बट सीए में इतना नहीं है, अपने को इजी इजी चीज है, अपने कंसेप्ट समझने पे ध्यान देंगे। समझ लिया हम लोग ने, तो आज हमने क्या क्या सीखा, आते हैं अपने फर्स्ट स्क्रीन पे। आज हमने सीखा डेरिवेटिव्स पे हमको क्या क्या करना था, डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन स्वैप्स क्या होते हैं, हल्का हल्का सीखा, फॉरवर्ड फ्यूचर पे अपना ज्यादा फोकस था, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो अपने सीखा, फ्यूचर का कैलकुलेशन सीखा, तो सेम इज विथ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड फ्यूचर में डिफरेंस क्या है वो हमने सीखा। प्राइसिंग ऑफ अ फॉरवर्ड फ्यूचर क्या होता है, प्राइसिंग हम लोग ने सीख लिया, प्राइस कैसे करते हैं फॉरवर्ड का फॉर्मूला से हमने सीख लिया। कि हेज कैसे करेंगे नहीं करेंगे वो बात का बात है, वो हम लोग ने वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, डिफरेंस क्या था हम लोगों ने समझा, अशोक लीलैंड का प्रैक्टिकल एग्जांपल से सीखा। आपका एक होमवर्क है कि आप कोई भी स्टॉक प्राइस कोई भी शेयर उठाओ, रिलायंस उठाओ, सबसे बेस्ट है रिलायंस उठाओ, उसका स्पॉट प्राइस देखो, फ्यूचर प्राइस देखो, कोई भी 1 महीना या 2 महीना एक्सपायरी का देख लो स्टॉक, आप अगर जीरोधा है आपके पास या कोई भी, आप जस्ट सर्च करो रिलायंस फ्यूचर, सबको दिख जाएगा कि 25 जनवरी, 20 जनवरी या फिर नेक्स्ट मंथ का मंथली एक्सपायरी होता है। उसका प्राइस नोट करो, क्लोजिंग प्राइस नोट करो, और आप ट्राई करो निकालने का थियोरेटिकल प्राइस क्या है। ठीक है, ट्राई करो।
ठीक है। फॉरवर्ड फ्यूचर आप कंसेप्ट लगाओ, अगर घर पे आपके घर पे कोई है, पापा का जो काम ऐसा है, फॉरवर्ड क्या होता है, सम पूछो कि पापा आप लोग ऐसे करते हो क्या नहीं, या नहीं है तो गूगल करो फॉरवर्ड ऐसे क्या हो सकता है। कहीं पे आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, अगर कोई कंपनी आप जिसका भी आप ऑडिट कर रहे हो, उस पर जाके समझना चाहो कि कहाँ पे, अगर आप कोई भी जगह ऑडिट कर रहे हो, कोई भी छोटे मोटे अच्छे कंपनीज का ऑडिट करो, आपको मिल जाएगा कि दे बाई फॉरवर्ड और सेल्स फॉरवर्ड देयर थिंग्स। अगर कोई कंपनी आप देख रहे हो जिसका एविएशन फ्यूल या मतलब एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे है, वो तो डेफिनेटली करे होंगे। एफएमसीजी में जो है वो भी करते होंगे। आयरन स्टील ये सब कंपनीज का अगर ऑडिट करो तो वहां भी डेफिनेटली मिलेगा। समझने का ट्राई करो कि उसका लॉजिक क्या होता है। आई नो दे विल नॉट टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों करते हैं, वो कब करते हैं, व्हाट इज द टाइम पीरियड, वो मैक्रो इकोनॉमिक समझने का ट्राई करो। आई नो दिस इज फॉर अ सिलेबस, बट अगर आप काम ही कर रहे हो, आप उसके साथ अगर आधा एक घंटा वो कर लोगे, आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ जाएगा, आपको इजी लगने लगेगा ये चैप्टर। ठीक है। लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सिलेबस के हिसाब से देखते हैं तो बोरिंग हो जाता है, अगर आप वैसे देखोगे इट इज इजी फॉर यू। नेक्स्ट क्लास में आप आके मेरे को खुद 4 क्वेश्चन पूछोगे, सर ये क्यों हुआ, समझ आया, तो वो ट्राई करने का ट्राई करो। डेरिवेटिव्स मैंने फॉरवर्ड फ्यूचर समझा दिया। हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, बेसिस क्या होता है वो समझेंगे। मैंने आपको बेसिस जिसका नेगेटिव है वो बता दिया। अभी आप बेसिस क्या होता है वो समझ के आओगे, मेरे को एक कंसेप्ट दोगे कि क्या होता है। कॉन्टेंगो मार्केट, बैकवर्डेशन मार्केट क्या होता है वो समझेंगे। फॉरवर्ड फ्यूचर में और क्या डिटेल में है वो समझेंगे। फिर हम लोग ऑप्शन स्वैप सेशन में जाएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी फॉलो कर दो। ठीक है। टिल देन एंजॉय करो और क्यूरियस हो, बिकॉज क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन लाइफ।